गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए छात्रों, आज हम एक नए अध्याय के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है डिमांड इलास्टिसिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिमांड एनालिसिस के बारे में चर्चा की थी और उसमें डिमांड और जो प्राइस का जो गुणात्मक जो संबंध बनता है उस पर हमने चर्चा की। अब आज हम मांग की कीमत लोच के माध्यम से मांग मात्रा और कीमत का मात्रात्मक संबंध पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मांग का नियम और मांग की लोच में जो अंतर है वो यही है कि मांग का नियम केवल मांग मात्रा और कीमत के गुणात्मक संबंध को बताता है, जबकि मांग की जो लोच है डिमांड इलास्टिसिटी वो मांग मात्रा और कीमत के मात्रात्मक संबंध को बताता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसमें हम स्लाइड के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें इसमें, तो यह है मांग की लोच का अर्थ। देखिए छात्रों, इलास्टिसिटी जो होता है मांग की लोच, इलास्टिसिटी का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे आपने अपने प्रारंभिक जीवन में इस चीज़ को देखा होगा कि जो इलास्टिक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक लोच होती है, और जब उसको हम खींचते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, उसमें विस्तार हो जाता है, और जब उस पर से उस प्रेशर को हम हटाते हैं तो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, सिकुड़न में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खींचने पर या बल लगाने पर उसका फैलाव होना, और फिर बल को हम कम करते हैं तो उसमें संकुचन आना, ये जो प्रक्रिया हो रही है बढ़ने और घटने की, ये परिवर्तन की सूचक है। तो इसी प्रकार के यदि हम इकोनॉमिक्स में इसी प्रकार के विषय पर चर्चा करें तो फिर कीमत में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो विस्तार होगा या कमी आएगी, इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसका संबंध यहाँ लोच से हम लगाते हैं। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आपने मांग एनालिसिस में उन चीज़ को पढ़ा है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और भी बहुत सारे घटक हैं। उनके परिवर्तन होने से मांग मात्रा में बदलाव आता है। तो यहाँ लोच इसी बात को स्पष्ट करती है कि मांग को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनमें बदलाव होने से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। तो सामान्यतया लोच की जब हम बात करेंगे तो मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन, ये लोच बनता है। जैसा कि स्लाइड में भी बताया गया है कि वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति, अर्थात जब किसी वस्तु पर अधिक दबाव बनता है तो वह बढ़ती है तथा कम दबाव बनता है तो वह घटती है। इस अवधारणा के आधार पर कीमत का मांग मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को लोच कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इलास्टिसिटी को, या जो रबड़ होता है उसको आप जब खींचते हैं तो उसमें विस्तार होता है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो उसमें संकुचन होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन अर्थशास्त्र में कीमत के परिवर्तन का मांग मात्रा पर प्रभाव को देखता है, और वही लोच कहलाता है। अर्थात मांग को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन का अनुपात लोच कहलाता है। तो लोच बराबर हो गया मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन। यहाँ सिंपली जो दिया गया है इसमें E बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स आई पी एक्स वाई, ये फॉर्मूला जो लोच का निकल कर आया है, इसमें E का मतलब ये इलास्टिसिटी है, लोच है, लोच का सूचक है स्मॉल ई। डेल्टा एक्स जो है ये क्वांटिटी में चेंज को बता रहा है, मांग मात्रा में परिवर्तन को बता रहा है। डेल्टा पी एक्स कीमत में परिवर्तन को बता रहा है। डेल्टा आई उपभोक्ता की आय में परिवर्तन को बता रहा है, और डेल्टा पी एक्स वाई संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को बता रहा है। तो यहाँ तीन कारकों में परिवर्तन हो रहा है, एक तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, और एक संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो इनके परिवर्तन होने से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, मांग मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, कितनी मात्रा में बढ़ेगी, कितनी मात्रा में घटेगी, इस संबंध को लोच कहा गया है। देखिए छात्रों ने ध्यान रखने वाली बात यह है, कई बार एग्जाम में लोच पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में कीमत लोच पूछा जाता है। चूंकि हमारे सिलेबस में कीमत लोच की अवधारणा दी गई है, इसलिए लोच और कीमत लोच को हम एक ही मानकर अध्ययन करेंगे। वैसे व्यापक तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो लोच और कीमत लोच में आंशिक तौर पर अंतर किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी जो आपको बताया है कि मांग मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, ये तो लोच कहलाएगा।
इसमें 3 कारक हमने यहाँ लिए हैं, कीमत का परिवर्तन, उपभोक्ता की आय का परिवर्तन और संबंधित वस्तुओं की कीमत का परिवर्तन। इन तीनों के द्वारा जो मात्रा में परिवर्तन होगा वो तो सामान्यतः लोच कहलाएगा। अब इसमें हम अलग अलग तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। जैसा कि इस फॉर्मूले का आधार पर हम देखें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, तो ये तो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, ये हो गया आय लोच। और एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वाई वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, ये हो गया त्रियक लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी तिरछी लोच भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस अवधारणा के आधार पर लोच को 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच, दूसरी है आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसको आड़ी तिरछी लोच भी कह सकते हैं या त्रियक लोच भी कह सकते हैं। चूंकि त्रियक लोच इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दोनों वस्तुओं, एक की कीमत और दूसरे की मात्रा के प्रभाव को आपस में क्रॉस करके देखा जाता है। लेकिन छात्रों, हमारे सिलेबस में केवल हमें प्राइस इलास्टिसिटी को ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, आड़ी तिरछी लोच और आय लोच दोनों ही नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा जो फोकस करना है, जो ज़्यादा ध्यान जो देना है वो प्राइस इलास्टिसिटी पर देना है। तो हम विस्तार से जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में, वो कीमत लोच पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए छात्रों, नंबर 1 इसमें प्राइस इलास्टिसिटी पर हम चर्चा करें तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव है। तो कीमत लोच से अभिप्राय कीमत की मांग मात्रा पर होने वाली प्रतिक्रिया से लगाया जाता है। अर्थात कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से होता है। यहां प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मांग की लोच तथा बाजार में मांग मात्रा का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि प्राइस में जो चेंज आएगा, उस प्राइस में चेंज आने से वस्तु की मांग मात्रा पर सापेक्षित रूप से कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ कीमत का सापेक्षित परिवर्तन और मांग मात्रा का सापेक्षित परिवर्तन जो है, यही प्राइस इलास्टिसिटी बनेगा। छात्रों, कई बार हम आगे जब अध्ययन करते हैं तो उसमें इसी कंसेप्ट पे आगे जाकर कीमत प्रभाव भी हम पढ़ते हैं। तो कीमत प्रभाव और कीमत लोच में आंशिक तौर पर जो अंतर निकल कर आता है वो यही आता है कि कीमत का सापेक्षित परिवर्तन मांग मात्रा के सापेक्षित परिवर्तन को लोच कहा गया है, और कीमत का निरपेक्ष परिवर्तन, उसके कारण मांग मात्रा में होने वाला निरपेक्ष परिवर्तन होता है, वो कीमत प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ आप अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखें कि कीमत लोच किसे कहते हैं, तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन उसकी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसके बाद देखिए छात्रों, ये जो अगली स्लाइड हमने लिया है, इसमें कीमत लोच के फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। ये ज़्यादा इसमें कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, आप इसको समझें। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको फॉर्मूला यहाँ जनरेट किया गया है, और इसमें कहा गया है कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब आपके लिए आनुपातिक परिवर्तन को समझना होगा। आनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है प्रारंभिक मांग मात्रा और मांग मात्रा का परिवर्तन। मतलब प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी थी और दूसरी जो मांग मात्रा बनेगी उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसको दोनों को मिलाकर, जैसा कि यहाँ अगली स्टेप में दिया गया, लोच बराबर मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा सब अपॉन कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। तो ये जो ऊपर के 2 स्टेप दिए गए हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा, ये दोनों मिलाकर कहलाएगा मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। कहने का मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स मांग मात्रा में परिवर्तन और प्रारंभिक मांग मात्रा एक्स सब अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। तो दोनों को मिलाकर प्रारंभिक आनुपातिक मांग मात्रा और आनुपातिक कीमत में परिवर्तन। तो लोच बराबर जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो निकल कर आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सब अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इसी को हम रोटेट करेंगे मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो लोच बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, चौथा पद ऊपर चला जाएगा,
क्रॉस लगाकर हमने p को चौथा पद था इसको ऊपर ले लिया, p अपॉन डेल्टा p। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि चार संख्याएं जब ऊपर नीचे होती है तो चौथा पद जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए यहाँ लोच बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा p अपॉन डेल्टा p बनता है। अब इसी को हम व्यवस्थित करें तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा p गुणा p अपॉन एक्स। केवल हमने यहाँ इतना किया है कि जो परिवर्तन वाले चर हैं उनको एक तरफ कर लिया और जो बिना परिवर्तन वाले चर हैं उनको एक तरफ कर लिया है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा p लिख लिया, मल्टीप्लाई किया है p अपॉन एक्स। तो EP बराबर, EP का मतलब आपको समझना होगा, ये E जो है ये तो इलास्टिसिटी है और इसके बेस पर जो P लिखा हुआ है ये इनकम को बता रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच। तो कीमत लोच का फॉर्मूला क्या हो गया, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। या इसको कह सकते हैं EP बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन एक्स। या इसको हम प्रतिशत रीति में बदलें तो हम ये भी कह सकते हैं मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए छात्रों, प्रतिशत हम जो निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। तो जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो मात्रा का परिवर्तन जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कीमत का जो परिवर्तन है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो यहाँ जब ऊपर नीचे हम रोटेट करेंगे तो 100 से 100 इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो मूल रूप से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा अंत में वो यही आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन एक्स निकल कर आएगा। अब देखिएगा, अब आपसे एग्जाम में इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे पूछेगा कीमत लोच किसे कहते हैं 1 नंबर में, या आपसे यह भी पूछेगा कि कीमत लोच का सूत्र लिखिए। तो आपको दोनों बातें यह स्पष्ट करनी है कि जब कीमत लोच को आप परिभाषित करेंगे तो उसमें आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं कीमत में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या कीमत के आनुपातिक परिवर्तन का प्रभाव उसके मांग मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन पर देखा जाता है। ये कीमत लोच कहलाती है। या फॉर्मूले के तौर पर आप लिखना चाहें तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन एक्स। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिएगा, मैं यहाँ आप एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्लाइड में एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम एक सवाल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो कई बार 2 नंबर में इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% कम होने से, किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो रही है, वस्तु की मांग मात्रा 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है। आपको पता है कि जब प्राइस कम होगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। ये डिमांड का जो लॉ है, नियम है, उसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि कीमत 10% रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, जिससे उसका जो क्वांटिटी है पदार्थ का वो 10 से 14 इकाई जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब 4 इकाई का परिवर्तन आ रहा है। 10% कीमत कम होने से मांग मात्रा कितनी बढ़ रही है, 4 इकाई बढ़ रही है। तो मांग की लोच बताइए, तो मांग की लोच कितनी होगी। तो छात्रों यहाँ पर आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला दिया था, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ जो चेंज आ रहा है सवाल के अंदर वो प्रतिशत में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको कीमत का प्रतिशत परिवर्तन तो दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, लेकिन मांग मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मांग मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो 10 पर वृद्धि कितने की हुई है, 4 की हुई है। 10 पर वृद्धि कितने की हुई है, 4 की हुई है। तो 10 हम लिखेंगे, जैसे प्रतिशत परिवर्तन आपने प्रारंभिक कक्षाओं में निकाला होगा कि प्रारंभिक जो इकाई होती है उसी पर प्रतिशत परिवर्तन निकलता है। तो 10 पर वृद्धि है 4 की, इसलिए 1 पर होगी 4/10। एक इकाई पर कितनी होगी, 4/10, इसलिए 100 पर वृद्धि होगी गुणा 100। तो 40% आपका मांग मात्रा में बदलाव आ रहा है। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ से कि कीमत यदि 10% कम हो रही है तो मांग मात्रा में 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसी को आपको फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूला क्या है, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो आगे देखिएगा आप, अगली स्लाइड में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि हमने EP बराबर सूत्र लगा लिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100। मतलब ये तो हो गया आपका मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब मात्रा को प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कीमत को यदि आप प्रतिशत में बदलेंगे
तो भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईपी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100 सब अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी गुणा 100। ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। मात्रा में परिवर्तन कितना है, 4 इकाई का है। प्रारंभिक मात्रा जिस पर परिवर्तन हुआ है वो 10 है, गुणा 100 कर दिया। और कीमत का प्रतिशत परिवर्तन आपको दिया हुआ है 10%, तो उसको आपको रोटेट नहीं करना है, आपको 10% के तौर पे ही लिखना है, क्योंकि वो जो आंकड़ा है वो आपको प्रतिशत में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 4/10 गुणा 100 सब अपॉन 10 इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ऊपर का जब हम अमल करेंगे 4/10 गुणा 100 तो वो आपका 40% आ जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 10 पर वृद्धि है 4 की, 1 पर 4/10 गुणा 100, ऐसे मैंने सामान्य वे में आपको बताया। तो यहाँ भी उसी तरीके से लिखा गया है। तो हमारा लोच बराबर आ गया मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 40 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10। तो 40/10, तो प्राइस इलास्टिसिटी का मान जो है वो आ गया 4। अब देखिए छात्रों, यहाँ 4 के साथ मैंने लोचदार लिखा है। तो लोचदार का मतलब आगे हम श्रेणियां पढ़ेंगे, इसकी सीरीज पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी सीरीज पढ़ेंगे, उसमें ये चीज स्पष्ट होगी कि जब किसी भी लोच का मान 1 से ज्यादा आता है तो वो श्रेणी लोचदार कहलाती है। जब किसी लोच का मान 1 से कम आता है तो वो श्रेणी बेलोचदार कहलाती है। जब किसी लोच का मान 1 आता है तो वो इकाई लोच कहलाती है। और जब किसी लोच का मान इन्फिनाइट आता है, अनंत आता है, तो वो पूर्णतया लोचदार कहलाता है। और जब लोच का मान 0 आता है तो वो पूर्णतया बेलोचदार कहलाता है। तो चूंकि यहाँ हमने जो लोच कैलकुलेट किया है इसमें लोच का जो मान है वो आपका 4 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ लोचदार है। और लोचदार का मतलब क्या होता है कि यहाँ कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है और मात्रा में उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि हम सवाल से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन तो 10 हो रहा है, 10% हो रहा है, और 10% कीमत घटने से मांग मात्रा 40% बढ़ गई। इसका मतलब मांग मात्रा पर जब कीमत का प्रभाव या दबाव ज़्यादा होता है तो उसको लोचदार बोलते हैं, और जब मांग मात्रा पर कीमत का प्रभाव या दबाव कम होता है तो उसको बेलोचदार बोलते हैं। और समान अनुपात में यदि होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे इकाई लोच बोलते हैं। इसी प्रकार से छात्रों यहाँ एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। तो इस स्थिति में मांग की लोच ज्ञात करें। सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति में किसी पदार्थ की कीमत 7 रुपए थी जो बढ़कर 10 हो गई। जैसे हम ये मान लें कि बाजार में आलू के भाव 7 रुपए थे जो बढ़कर 10 रुपए हो गए, इसका मतलब आलू महंगा हो गया। तो किसी वस्तु की मांग, उस आलू की जो मांग है जो 7 रुपए पर 6 इकाई मांगी जा रही थी वो गिरकर अब 4 इकाई रह जाती है, 4 ही हम मांग रहे हैं। तो इस स्थिति में लोच क्या होगी, तो हमें लोच की गणना करनी है यहाँ पर। तो यहाँ लोच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो लोच का फॉर्मूला आपको बताया गया है, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है। इसको फॉर्मूले में रोटेट करेंगे तो ईपी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी गुणा पी अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ जनरेट हम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देखिएगा डेल्टा एक्स का मतलब तो यहाँ है मांग मात्रा में परिवर्तन। तो मांग मात्रा तो कितनी हो गई, 6 इकाई से घटकर 4 इकाई हो गई, तो 2 का चेंज आ रहा है। और कीमत जो है वो 7 इकाई से बढ़कर कितनी हो गई है, 10। तो कीमत में जो चेंज आ रहा है वो 3 इकाई का आ रहा है। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी की जब बात करें हम तो यहाँ इनिशियल जो प्राइस है वो 7 है, प्रारंभिक जो कीमत है वो 7 है, और जो प्रारंभिक मांग मात्रा है वो है 6। ये सारे मान हमने सवाल से निकाल लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। अब इन सारे मानों को हम सवाल में रखते हैं। तो आप देखिएगा अगली स्टेप में क्लियर हो रहा है कि ईपी बराबर मात्रा का जो परिवर्तन है वो 2 है, कीमत का जो परिवर्तन है वो 3 है, तो 2/3 लिख दिया हमने, गुणा प्रारंभिक कीमत कितनी है, पी का मान 7 है, 7 लिख दिया हमने, और प्रारंभिक मांग मात्रा कितना है, 6 है, तो उसका मान हमने 6 लिख दिया। अब छात्रों इसको हमें रोटेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 14 हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। तो लोच बराबर आ गया 14/18। तो 18 का 14 में हम भाग देंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.77। 0.77 जो वैल्यू है ये इकाई से कम है, 1 से क्या है, कम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि लोच का मान 1 से ज़्यादा आता है तो आपको लोचदार लिखना है, और यदि लोच का मान
1 से कम आता है तो आपको बेलोचदार लिखना है। तो यहाँ लोच का मान 0.77 आया जो 1 से कम है, इसलिए यहाँ लिखा गया बेलोचदार। इसका मतलब यहाँ कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है लेकिन उसका मांग मात्रा पर प्रभाव कम पड़ रहा है। आगे आप देखिएगा, इसके बाद हम ये तो दोनों स्लाइड में मैं आपको जो बताया गया है उसमें कीमत लोच के अर्थ को स्पष्ट किया है, विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको बताया गया है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है इसी में, वो है मांग की लोच की श्रेणियाँ। छात्रों, मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं। 5 प्रकार से मांग की लोच की श्रेणियाँ होती हैं जो मैं आंशिक तौर पर आपसे चर्चा कर चुका हूँ। पूर्णतया लोचदार मांग श्रेणी, लोचदार मांग श्रेणी, बेलोचदार मांग श्रेणी, इकाई लोच मांग श्रेणी और पूर्णतया बेलोचदार मांग श्रेणी। 5 लोच की। अब अंकीय मान के आधार पर इनको हम निर्धारित करते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग श्रेणी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ लोच का मान अनंत होता है, ई पी बराबर इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। जब हम लोचदार मांग श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ लोच का मान 1 से ज़्यादा होता है, ई पी ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होता है। जब हम बेलोचदार मांग श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ लोच का मान 1 से कम होगा, ई पी लेस देन 1, 1 से कम होगा। और जब इकाई लोच की हम बात करेंगे तो ई पी बराबर 1 होगा। और जब हम पूर्णतः बेलोचदार की बात करेंगे तो ई पी बराबर 0 होगा। तो ये 5 अंकीय मानों के आधार पर लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आप देखिएगा, पूर्णतया लोचदार श्रेणी। पूर्णतया लोचदार श्रेणी का मतलब होता है कीमत में आंशिक परिवर्तन होता है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, या कीमत में परिवर्तन नहीं भी हो तो भी मांग मात्रा बदलकर अनंत हो जाए। ऐसी स्थिति को पूर्णतया लोचदार मांग श्रेणी कहते हैं। जब थोड़ा सा या आंशिक या सूक्ष्म तौर पर कीमत में परिवर्तन हम कर दें और उसका प्रभाव मांग मात्रा पर इतना हो कि मांग मात्रा अनंत हो जाए, तो ऐसी मांग श्रेणी को पूर्णतया लोचदार मांग श्रेणी कहते हैं। स्लाइड में अब देखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य मतलब थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग लोच पूर्णतया लोचदार कहलाती है। छात्रों, जो स्लाइड में डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें मैंने ओ वाई एक्स पर प्राइस को लिया है और ओ एक्स एक्स पर मैंने क्वांटिटी को लिया है, मात्रा को लिया है। और इसमें प्राइस जो है ओपी, उसमें कोई चेंज नहीं है, ओपी निर्धारित की गई है, वो निश्चित है। जबकि इस ओपी कीमत पर क्वांटिटी प्रारंभिक स्थिति में ओ एक्स वन थी, फिर बढ़कर ओ एक्स टू हो गई और फिर बढ़कर ओ एक्स एन हो गई। कहने का मतलब ओपी कीमत पर यहाँ मांग मात्रा अनंत की ओर जा रही है। तो यहाँ 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाए पूर्णतया लोचदार श्रेणी का सचित्र वर्णन करिए, ये पूछा जा सकता है। या पूर्णतया लोचदार श्रेणी से आप क्या समझते हैं उसको समझाइए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्णतया लोचदार श्रेणी में मांग वक्र की स्थिति क्या होती है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो आपको ध्यान रखना है। पूर्णतया लोचदार मांग श्रेणी में मांग वक्र जो होता है वो एक्स एक्स के समानांतर या हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। इसमें ये ऊपर ये लिखा गया है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या है? मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, ये पहले भी बता चुका हूं। और डेल्टा पी अपॉन पी का मतलब क्या है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहां डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर अनंत का साइन लगाया गया है, इन्फिनाइट लगाया गया है। कहने का मतलब मांग मात्रा में जो परिवर्तन है, आनुपातिक परिवर्तन है, वो अनंत है। और कीमत का जो आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन पी बराबर मैंने 0 लिखा है। इसका मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, और कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो अनंत है। तो यहाँ पूर्णतया लोचदार श्रेणी में जो मांग वक्र होता है वो एक्स एक्स के समानांतर होगा या एक्स एक्स पर हॉरिजॉन्टल होगा। इस प्रकार का मांग वक्र एक्स एक्स के समानांतर होता है, ये विशेष बात है। इसका ढाल जो है वो 0 होता है और लोच का अंकीय मान अनंत होता है। ये 3 बातें इसमें नोट डालकर लिखी गई हैं, तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पूर्णतः लोचदार श्रेणी में मांग वक्र एक्स एक्स के समानांतर होगा, इसका ढाल जो है वो 0 होगा, लोच का जो अंकीय मान है वो अनंत होगा। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से, तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो 3 मुख्य बातों पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो मांग वक्र होगा वो एक्स एक्स के समानांतर होगा, इसका ढाल 0 होगा और लोच का जो अंकीय मान है वो इन्फिनाइट है, अनंत है।
दूसरी श्रेणी की हम बात करें लोचदार मांग श्रेणी। देखिए, पूर्णतः लोचदार में लोच का मान अनंत है। लोचदार मांग श्रेणी में लोच का अंकीय मान 1 से ज़्यादा होगा और अनंत से कम होगा। 1 से ज़्यादा और अनंत से कम होगा। तो लोचदार मांग श्रेणी में का मतलब पूर्णतः लोचदार में तो हमने क्या बताया, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, नगण्य परिवर्तन होगा या परिवर्तन नहीं भी होगा तो भी मांग मात्रा बदलकर अनंत हो जाती है। लेकिन लोचदार मांग श्रेणी में ऐसा नहीं है। लोचदार मांग श्रेणी में हम कंपेयर करेंगे दोनों का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा और कीमत में जो परिवर्तन होगा वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मात्रा में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो वह लोचदार मांग श्रेणी कहलाती है। मतलब कीमत में परिवर्तन तो कम हो रहा है और उसके परिवर्तन का जो प्रभाव है वो मांग मात्रा पर ज़्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब जो कीमत का परिवर्तन है वो कम बदलकर मांग मात्रा को ज़्यादा बदल रहा है, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मांग मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन और डेल्टा पी अपॉन पी कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग श्रेणी। अब इसमें विशेष बात क्या क्या ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है कि इस लोच श्रेणी में बनने वाला मांग वक्र सपाट, चपटा या कम ढाल वाला होता है। या तो सपाट बनेगा, चपटा बनेगा या कम ढाल वाला। चूंकि पूर्णतः लोचदार में तो जो मांग वक्र बनता है वो एक्स एक्स के समानांतर बनता है, यह समानांतर नहीं बनेगा, यह सपाट बनेगा। इसका मतलब अधिक चपटा या कम ढाल वाला, ठीक है। और इसका लोच का जो अंकीय मान होगा वो इकाई से अधिक होगा। तो दो बातें मुख्य हैं, मांग वक्र या चपटा होगा, कम ढाल वाला होगा और इसका जो अंकीय मान है वो 1 से ज़्यादा होगा। इसके बाद देखिएगा जो तीसरा, इसका चित्र भी आप देख लीजिएगा। अगली स्लाइड में इसका डायग्राम बताया गया है। इसमें ओ वाई एक्स पर हमने कीमत को लिया है, ओ एक्स एक्स पर मात्रा को लिया है। इसमें हमने जो डी डी मांग वक्र बनाया है, ये चपटा बनाया है, सपाट बनाया है, कम ढाल वाला बनाया है। तो इसमें कीमत में आप देखिएगा P से P1 थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। उसका एरिया आपने देखा है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया बहुत कम परिवर्तित हो रहा है। P से P1 की जो दूरी है कम है और इसके कम होने से जो मांग मात्रा है Q से Q1 ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ डेल्टा P की तुलना में डेल्टा Q का जो गैप है, चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि डेल्टा P की तुलना में डेल्टा Q का जो गैप है वो ज़्यादा है। डेल्टा P का जो अंतर है वो तो थोड़ा है, देखिएगा P से P1, और जो मांग मात्रा है इधर उसका जो परिवर्तन है Q से Q1 ये ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ AB पर जो बिंदु डायग्राम पर दिए गए हैं, इस पर जो लोच कैलकुलेट हो रही है इनके बीच में वो लोचदार हो रही है, इकाई से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ चित्र भी आप बनाकर इसकी प्रैक्टिस करें। और क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, पूर्णतः लोचदार श्रेणी का सचित्र वर्णन करें या उसका चित्र बनाइए, तो चित्र भी आप बनाएं। इसको चपटा बनाएंगे आप तो ये स्वतः ही कीमत का चेंज कम हो जाएगा और क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा हो जाएगा। अगली श्रेणी पर हम चर्चा करें तो अगली श्रेणी जो हमारी बन रही है वो बन रही है बेलोचदार मांग श्रेणी। बेलोचदार मांग श्रेणी जो है वो लोचदार मांग श्रेणी का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। लोचदार मांग श्रेणी में तो क्या हुआ है, कीमत में परिवर्तन थोड़ा हो रहा है और मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। बेलोचदार में क्या होगा, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होगा और मांग मात्रा में परिवर्तन कम होगा। मतलब कीमत के परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर कम आएगा, वो बेलोचदार श्रेणी। और जब कीमत के परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर ज़्यादा आता है तो वो लोचदार श्रेणी। तो जब किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है तब ऐसी वस्तु की लोच बेलोचदार कहलाती है। मतलब कीमत ज़्यादा बदल रही है और मांग मात्रा कम बदल रही है, अर्थात डेल्टा P अपॉन P, मतलब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन ग्रेटर देन डेल्टा X अपॉन X, मात्रा का आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ साइन से भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो कीमत का आनुपातिक परिवर्तन है वो ज़्यादा है मांग मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन से। छात्रों, इसमें नोट डालकर जो आपको बताया गया है वो विशेष बात यही है कि बेलोचदार मांग श्रेणी में बनने वाला मांग वक्र तुलनात्मक रूप से अधिक ढाल वाला होता है। अब लोचदार से कंपेयर करते चलें आप। लोचदार में हमने बताया आपको मांग वक्र चपटा होता है, कम ढाल वाला होता है,
यहाँ मांग वक्र तुलनात्मक रूप से अधिक ढाल वाला होता है या तीव्र होता है और उसका अंकीय मान 1 से ज़्यादा होता है लोचदार का, बेलोचदार का 1 से कम होता है। तो दो विशेष बातें यहाँ पर कि मांग वक्र तुलनात्मक रूप से अधिक ढाल वाला बनेगा, तेज ढाल वाला बनेगा, और लोच का जो अंकीय मान होगा वो इकाई से कम होगा, जैसा कि चित्र में भी स्पष्ट किया गया है। आप देखिएगा यहाँ, इसको थोड़ा सा आप खड़े ढाल पर बनाएं डी को, तो ज़्यादा स्पष्ट होगा कि कीमत में परिवर्तन यहाँ ज़्यादा होगा और मात्रा का परिवर्तन कम होगा। तो कीमत का जो परिवर्तन है P से P1 ये ज़्यादा है और मात्रा का जो परिवर्तन है Q से Q1 वो कम है, और इसका जो EP लेस देन 1 इकाई से कम है। आगे हम चलते हैं, चौथी हमारी जो श्रेणी है वो है इकाई लोच। यूनिट इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें EP का मान 1 होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ दोनों का जो आनुपातिक परिवर्तन होगा वो बराबर होगा। जितना परिवर्तन आप कीमत में करेंगे उसी अनुपात में मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। तो छात्रों देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग लोच इकाई लोच कहलाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 10% यदि प्राइस कम होती है तो किसी वस्तु की मांग मात्रा 10% ही बढ़ जाए, 10% उसमें कमी हुई है तो 10% ही उसकी मांग मात्रा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति इकाई लोच की कहलाती है। अर्थात इसमें देखो बताया भी गया है कि डेल्टा P अपॉन P बराबर डेल्टा X अपॉन X। तो कीमत का जो आनुपातिक परिवर्तन है वो मांग मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर है। छात्रों, इस प्रकार की श्रेणी में विशेष बात जो बताई गई है वो ये है कि इसमें बनने वाला जो मांग वक्र है वो आयताकार अतिपरिवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं, आयताकार अधींद्र भी कह सकते हैं। इकाई लोच पर बनने वाला मांग वक्र आयताकार अतिपरिवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अधींद्र के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार इस बात को पूछा गया है कि आयताकार अतिपरिवलय या आयताकार अधींद्र या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र से आप क्या समझते हैं। तो जिस मांग वक्र पर लोच इकाई के बराबर होती है, जिस मांग वक्र की लोच इकाई होती है, उस मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है छात्रों आयत, RECTUNGLER जो है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयत, हाइपरबोला का मतलब है ये परिवलय है, पैराबोलिक है। तो जब हम उसमें दो चरों के परिवर्तन का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया प्रत्येक बिंदु पर समान आएगा, इसलिए इसको आयताकार अतिपरिवलय मांग वक्र कहा गया है। आपने प्रारंभिक मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल कैलकुलेट किया होगा, आयत का क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जब हम आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। उसी प्रकार यहाँ जो डायग्राम बन रहा है इसमें कई ब्लॉक बन रहे हैं, कई रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, और उन रेक्टेंगुलरों का जब हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जो एरिया निकल कर आएगा वो प्रत्येक बिंदु पर समान आएगा। और जब प्रत्येक बिंदु पर एरिया या उस पर किया जाने वाला कुल व्यय समान हो जाता है या उसका प्रत्येक बिंदु इकाई लोच को बताता है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। छात्रों, स्लाइड में बताएगा जिसका लोच अंकीय मान हमेशा इकाई के बराबर होता है। आयताकार अतिपरिवलय मांग वक्र से अभिप्राय जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल व्यय समान हो, अर्थात कीमत व मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन क्या हो, समान हो। अब तालिका को देखिएगा, तालिका में 3 बिंदु हमने लिए हैं ABC। प्राइस हमने लिया है, फर्स्ट पॉइंट पर हमने प्राइस P डिटरमाइन किया है, P A पर। B बिंदु पर हमने 1/2 P लिया है, 1/2 P लिया है, और C बिंदु पर 1/4 P, 1/4 P लिया है। अब आनुपातिक तौर से हम देखें तो कीमत में जो परिवर्तन आ रहा है वो आधा हो रहा है, P से 1/2 और फिर उसका आधा 1/4। तो जब कीमत आधी हो रही है तो मात्रा दुगनी होनी चाहिए। यह अनुपातिक परिवर्तन होता है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उसी अनुपात में मात्रा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो कीमत को हमने P से 1/2 P किया तो मात्रा Q से बढ़कर 2Q हो गई, डबल हो गई।
फिर हमने उसको आधा किया 1/2 से 1/4p किया तो मात्रा 4q हो गया। अब जब इसको हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिएगा, कीमत गुणा मात्रा कर लीजिएगा, क्योंकि लंबाई पर जो है वो प्राइस को लिया है हमने डायग्राम में, और चौड़ाई पर हमने किसको लिया है, क्वांटिटी को लिया है। तो ओ एक्स एक्स को ओ वाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी गुणा क्यू आएगा। तो पहली स्थिति में जो कुल व्यय है वो पी क्यू के बराबर आ जाएगा, पी गुणा क्यू करेंगे तो पी क्यू, लोच इकाई के बराबर। दूसरे बिंदु पर आ जाइएगा आप, 1/2p गुणा 2q, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया क्या आ गया, पी क्यू आ गया। इसी प्रकार सी बिंदु पर आ जाइए, 1/4p गुणा 4q, 4 से 4 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु पर किया गया कुल व्यय समान है, या इसके प्रत्येक बिंदु पर लोच इकाई के बराबर है, इसलिए इस प्रकार के मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र कहते हैं। देखिए छात्रों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां अगली जो मांग श्रेणी है हमारी वो है पूर्णतया बेलोजदार मांग श्रेणी। पूर्णतया बेलोजदार मांग श्रेणी का मतलब होता है कि जो आपने पूर्णतया लोजदार मांग श्रेणी पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर पूर्णतया लोजदार मांग श्रेणी में आपने पढ़ा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी मांग मात्रा अनंत हो जाएगी। बनने वाला मांग वक्र एक्स अक्ष पर समानांतर होगा या एक्स अक्ष के क्षैतिज होगा। पूर्णतया बेलोजदार मांग श्रेणी में लोच का जो अंकीय मान होता है वो 0 होगा, और इसका मतलब ये होता है कि जब कीमत में अनंत परिवर्तन हो जाए, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन कीमत का परिवर्तन मांग मात्रा को प्रभावित नहीं करे। पूर्णतया लोचदार में क्या हो रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है फिर भी मांग मात्रा प्रभावित हो रही है, लेकिन यहाँ कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए या कीमत में अनंत परिवर्तन हो जाए तो भी मांग मात्रा में कोई बदलाव नहीं आए, मांग मात्रा शून्य रहे। तो ऐसी मांग श्रेणी को कहते हैं पूर्णतया बेलोजदार मांग श्रेणी। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मांग को पूर्णतया बेलोजदार मांग श्रेणी कहते हैं। देखिएगा छात्रों, यहां डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मतलब मांग मात्रा का जो आनुपातिक परिवर्तन है वो 0 है, और डेल्टा पी अपॉन पी कीमत का जो आनुपातिक परिवर्तन है वो अनंत है। रेखाचित्र जो बनाया गया है, इस रेखाचित्र में आपको बताया गया है कि जो यहाँ मांग वक्र हमने लिया है ये वाई एक्स के समानांतर लिया है। पूर्णतया लोचदार में तो एक्स अक्ष से समानांतर लिया था और यहाँ वाई एक्स के समानांतर लिया है। तो पहली जब कीमत आपकी OP1 है तो मात्रा आपकी OQ है ए बिंदु पर, फिर कीमत बढ़कर आपकी OP2 हो गई तो मांग मात्रा OQ है बी बिंदु पर, फिर आपकी कीमत बढ़कर OP3 हो गई तो मांग मात्रा OQ है सी बिंदु पर। कहने का मतलब कीमत को आप कितना भी बढ़ा दें कितना भी घटा दें मांग मात्रा OQ ही रहेगी। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो EP बराबर 0 होगा, उसको पूर्णतया बेलोजदार लोच श्रेणी कहते हैं। छात्रों, विशेष बात ध्यान रखने की यहाँ यह है कि यहाँ मांग वक्र जो है वो वाई एक्स के समानांतर और एक्स अक्ष पर लंबवत बनता है, जो पूर्णतया जिसका ढाल जो होता है वो अनंत होता है। चूंकि वहां आपको पूर्णतया लोचदार श्रेणी में बताया था कि उसका ढाल जो होता है वो शून्य होता है, यहाँ इसका ढाल अनंत है, लोच 0 है। तो नॉट डालकर इसमें लिखा भी गया है कि इस प्रकार का मांग वक्र एक्स अक्ष पर लंबवत होता है, इसका ढाल अनंत व लोच का अंकीय मान 0 होता है। तो छात्रों, 5 प्रकार की लोच श्रेणियां मैंने आपको बताई, जिसमें पूर्णतया लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोच और पूर्णतया बेलोचदार। उनके अलग अलग चित्र बनाए, उनके जो मांग वक्र बने उनकी प्रकृति बताई। पूर्णतया लोचदार में समानांतर बनता है एक्स अक्ष पर, लोचदार में चपटा बनता है कम ढाल वाला, बेलोचदार में तीव्र ढाल वाला बनता है, इकाई लोच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयताकार अतिपरिवलय होता है, और पूर्णतया बेलोचदार में एक्स अक्ष पर लंबवत होता है, वाई एक्स के समानांतर होता है। इनके अंकीय मान आपको बताए, पूर्णतया लोचदार में अनंत होता है इसका मान, लोचदार में इकाई से ज़्यादा होता है, इकाई लोच में इकाई के बराबर होता है, बेलोचदार में इकाई से कम होता है, और पूर्णतया बेलोचदार में 0 होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की लोच श्रेणियाँ हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इनके डायग्राम जो हैं वो आपको हल करने हैं और उनका अभ्यास करना है, इनको समझना है। इनके चित्र आप बार बार बनाएंगे। ये लास्ट में जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर वो एक साथ सभी प्रकार की जो लोचें हैं उनको एक ही डायग्राम में समग्र करके उसको बनाया गया है। जो पिछले अलग अलग डायग्राम हमने बनाए हैं उन्हीं सारे डायग्रामों को हमने यहाँ समग्र किया है।
तो इसलिए आप इनका अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें। अगले वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करूँगा वो मैं करूँगा आपसे मांग की लोच की मापने की विधियाँ, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। आप जब तक इसको आप पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद चूँकि PDF भी मैंने डाल दिया है, और नोट्स आप बनाएं अच्छे तरीके से। फिर भी किसी प्रकार को डायग्राम आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।